तो हम लोग देख रहे थे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के दो एस्पेक्ट हैं, समझे। एक एस्पेक्ट है इंडस्ट्रियल कॉपरेशन और दूसरा एस्पेक्ट है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। इस एस्पेक्ट को हम लोग सिक्का के दो साइड के रूप में देखते हैं, समझे। सिक्का के दो साइड के रूप में देखते हैं। अब हम लोग ये देख लिए कि सिक्का के दो साइड में एक हेड है और दूसरा टेल है। तो अगर हेड दिखाई दिया, अगर ऐसे हाथ पर रख दें, हेड दिखाई दिया तो टेल छुप जाएगा, और जैसे इसको टेल दिखाई देने लगेगा तो हेड छुप जाएगा। यानी कि अगर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन दिखाई दे रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, और कॉन्फ्लिक्ट अगर दिखाई देगा तो कॉपरेशन छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। और दोनों साइड को अगर काट के हटा दीजिए तो सिक्का का वैल्यू खत्म। उसी तरह से सहयोग और मतभेद को अलग अलग कर दीजिए तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का वैल्यू खत्म। तो अब यहाँ हमको देखना है कि अगर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रहेगा तो दोनों दल एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, और जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करेगा और आसानी से प्राप्त कर लेगा, समझे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य की प्राप्ति में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में हम देखते हैं कि अगर कॉपरेशन कंटिन्यू रहता है तो उस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, पीस मेंटेन रहेगा। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अपने टारगेट प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल पीस या इंडस्ट्रियल कॉपरेशन होना चाहिए। तो यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट मानेंगे कि नेगेटिव एस्पेक्ट मानेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो इसको हम मानते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन या इंडस्ट्रियल पीस जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन, समझे। तो अगर पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन या कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन, पॉजिटिव इंडस्ट्रियल आईआर या कंस्ट्रक्टिव आईआर अगर कहा जाए, कंस्ट्रक्टिव आईआर कहा जाए तो इससे किसका बोध होगा, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन और इंडस्ट्रियल पीस का बोध होगा, ठीक है। अब दूसरा साइड देखें, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट है। अगर कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, तो जब मतभेद जो है सेकेंडरी स्टेज में आता है, मतभेद जब थोड़ा सा अपना फ्रीक्वेंसी ऊपर लेवल पर जाता है तो उससे क्या रिजल्टेंट दिखाई देगा, डिस्प्यूट के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहले क्या होता है, बाताबाती होता है, अब तो अब हाथापाई होगा, हाथापाई होगा, और हाथापाई से ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो पथराव, गोलीबारी, पुलिस, आपका कोर्ट, सब का मैटर आएगा। तो यहाँ अगर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोके तो ये क्या किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, औद्योगिक विवाद का रूप धारण कर लेगा। और ये इसको क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट कर देते हैं। जैसे दो बाताबाती कर रहा है, उसमें प्रिवेंट, क्या बच्चा जैसा बाताबाती कर रहे हो, छोटा छोटा मुद्दा पर, वहीं पे खत्म। क्या है तो सर बाथरूम बहुत बदबू दे रहा है, कार्यस्थल पर बदबू आ रहा है, काम मन नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है साफ करा देते हैं, बात खत्म वहीं पे। अगर उस सफाई नहीं कराइएगा, वहीं कंटिन्यू, रोज बदबू, रोज कार्यस्थल पर उसका स्वास्थ्य खराब होने का, दिमाग में टेंशन, वहीं कह देगा नहीं काम नहीं करेंगे, चलो नहीं काम, जब तक, तो वो इतनी एग्रेसिव हो जाएगा। तो वही है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट के रूप कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। अब तीसरा है कि अगर डिस्प्यूट को सेटल नहीं किया, इसको रोकना आसान होता है, प्रिवेंट किया जा सकता है आसानी से। इसको क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा, क्यूरेटिव स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिस्प्यूट को आप सेटल नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्यूरेटिव स्टेप नहीं ले रहे हैं, उसके निपटारा के कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यही जो है एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। जिस मुद्दा पर विवाद है वह एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश करेगा, और यही दबाव जो वर्चस्व जमाने के लिए क्या करेगा, एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। और इस स्टेप को कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्शन,
औद्योगिक कार्यवाही समझे, वह इंडस्ट्रियल एक्शन लेगा। अब इंडस्ट्रियल एक्शन में बहुत तरह का एक्शन आप सुने होइएगा, स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव, धरना, प्रदर्शन, ये सब सुने हैं ना। तो इसमें देखिएगा कि दो तरह का इंडस्ट्रियल एक्शन होगा, एक एम्प्लॉयर का और दूसरा साइड का किसका इंडस्ट्रियल एक्शन होगा, वर्कर का। बाय एम्प्लॉयर और बाय वर्कर। एम्प्लॉयर क्या करता है, कौन सा इंडस्ट्रियल एक्शन करता है? तो एम्प्लॉयर का इंडस्ट्रियल एक्शन जो सबसे लोकप्रिय है या सिंगल इंडस्ट्रियल एक्शन जो करता है, जो एकमात्र वो करता है, वह है लॉकआउट, तालाबंदी कर देगा। ठीक है, वो ताला बंद कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन के गेट को बंद कर देगा, और तब तक बंद करेगा जब तक कि वर्कर सरेंडर नहीं कर जाए। तो लॉकआउट क्या है कि क्लोजिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय एम्प्लॉयर टू प्रेशराइज द वर्कर सो दैट दे कुड विड्रॉ देयर डिमांड्स। यानी कार्यस्थल को बंद कर देना नियोजक द्वारा, और श्रमिक पर क्या करना, दबाव बनाना, जिससे कि वो अपने डिमांड को क्या करें, वापस कर लें कि भैया कोई डिमांड नहीं है, चलिए आप खोल दीजिए। समझे? लेकिन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्शन जो है वो किया जाता है किसके द्वारा, वर्कर के द्वारा। वर्कर क्या क्या कर सकता है, ये देखिए, हड़ताल कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, घेराव कर सकता है। समझे? स्ट्राइक करेगा, घेराव करेगा, वर्क टू रूल, नियमानुसार कार्य, गो स्लो, धीरे धीरे कार्य, गो फास्ट, शीघ्रतापूर्ण कार्य, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। ठीक है, पिकेटिंग, धरना। इनकम्प्लीट प्रोडक्ट, अपूर्ण उत्पाद, ये सब श्रमिक का है। समझे? ये सब श्रमिक का है। तो ये जो है, ये स्ट्राइक और लॉकआउट, इसी को लीगल रिकॉग्निशन है अपने देश में, इंडिया में। ये दोनों को लीगल रिकॉग्निशन, इसके अलावा किसी को लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। समझे? स्ट्राइक को और लॉकआउट को अपने देश में क्या है, कानूनी मान्यता है। अब यहाँ देखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। तो यहाँ देखिए कि एक स्ट्राइक को लीगल रिकॉग्निशन दिया वर्कर के लिए, और लॉकआउट का लीगल रिकॉग्निशन मिला एम्प्लॉयर के लिए। यहाँ सोशल जस्टिस का पालन हो रहा है, सामाजिक न्याय का भी पालन हो रहा है, और दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ का भी पालन हो रहा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का भी पालन हो रहा है।
कि दोनों को एक एक ही इंडस्ट्रियल एक्शन के दिया गया, नहीं समझे, एक ही यहाँ हम देख रहे हैं कि दो को, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इस दोनों को फॉलो अप किया गया है, इस प्रावधान को लीगल रिकॉग्निशन दे करके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को यहाँ फॉलो अप किया गया है, दोनों संविधान प्रावधान, समझे। अब यहाँ इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि स्ट्राइक लॉकआउट जो है वो या और सब जो इंडस्ट्रियल एक्शंस हैं उसमें क्या है। देखिए स्ट्राइक में क्या करे है कि वर्कर कार्यस्थल पर रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। अब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके डिमांड को पूरा नहीं किया जाए, यानी सेसेशन ऑफ वर्क बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन, नहीं टू इम्पोज प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयर टिल द फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड, जब तक डिमांड नहीं पूरा हो जाए तो इस तरह का स्ट्राइक करते हैं। घेराव में क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है या एम्प्लॉयर है, इनको ऑफिस में या उनके रेजिडेंस पर, ऑफिस में या रेजिडेंस पर क्या करेगा, वर्क चारों तरफ से घेर लेगा और कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देता है, किसी को ना अंदर जाने देगा ना किसी को बाहर आने देगा। अगर वर्कर को कोई प्रॉब्लम है, भूख लगी है, प्यास लगी है, बाथरूम जाना है, तो वर्कर क्या होगा, एक वर्कर चला जाएगा यहाँ, वो वर्कर हट जाएगा। अगर ऑफिस के चैम्बर में घेर दिया तब तो इनका नाच नौटंकी लगा देगा, पूरा इनको क्या करेगा, शारीरिक प्रताड़ना देगा, नहीं फिजिकल टॉर्चरिंग उनका करेगा, क्या खाएंगे, प्यास कहाँ पिएंगे, बाथरूम कैसे जाएंगे, ये सारा प्रॉब्लम होगा। दूसरा कि फाइल मूव नहीं करेगा, कोई फाइल नहीं मूव करेगा, कोई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं होगा, सारा चौपट कर देगा। कब तक, जब तक डिमांड नहीं पूरा करें। इसको कहते हैं घेराव, चाहे ऑफिस में घेरेगा चारों तरफ से, चाहे रजिस्टर पर उनको घेर लेगा, कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देगा, समझे। ऑफिस में घेर लिया तो ज़्यादा खतरनाक होगा, घर पर घेरा तो ठीक है, सबकी व्यवस्था है फ्लैट के अंदर या उनके हाउस के अंदर, लेकिन ऑफिस में कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम में कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से है वर्क टू रूल, ये भी एक इंडस्ट्रियल एक्शन है। जैसे मानिए कि हमको पढ़ाना है, हम कहें हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि हमको दाहिना हाथ से लिखना है कि बाएं हाथ से लिखना है, खड़ा होकर लिखना है कि बैठ कर लिखना है, ये ग्रीन बोर्ड पर लिखना है कि वाइट बोर्ड पर लिखना है, आप नियम दिखाइए। और जब तक नियम नहीं खाइएगा तब तक हम काम आगे नहीं बढ़ाएंगे, समझे। अगर ग्रीन बोर्ड पर नियम ऐसा रहता ही नहीं है, ब्लैक बोर्ड टीचिंग नहीं, बोर्ड पर टीचिंग करना है। अब वाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो, येलो बोर्ड हो, आपको बोर्ड पर लिखना है। ये कहीं नहीं रहता है कि किस कलर का चौक का इस्तेमाल कीजिए, कि पेन का इस्तेमाल कीजिए, कि मार्कर का इस्तेमाल कीजिए, कुछ नहीं है। डिजिटल बोर्ड है कि प्रिंट बोर्ड है, कुछ नहीं रहता है नियम, समझे। लेकिन कहेगा एक एक पॉइंट को मानेगा। मशीन ऑपरेटर हैं, ये बताइए मशीन बैठ के ऑपरेट करना है, खड़ा होकर ऑपरेट करना है, नियम में नहीं रहता है। दाहिना हाथ ऑपरेट करना है कि बाएं हाथ से ऑपरेट करना है, बताइए। और जब तक नहीं बताइएगा, नियम दिखाइएगा, तब तक काम नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ऐसा विषय पर नियम नहीं रहता। अगर आपको मशीन ऑपरेट करना है तो जो मशीन का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपको ऑपरेट करना है, समझे। स्टैंडिंग हो या झुक के हो या बैठ के हो, जो उसका स्ट्रक्चर है उस हिसाब से, इसके लिए कहीं नियम लिखा हुआ नहीं रहता। गो स्लो में क्या करता है कि मशीन के स्पीड को कम कर देगा, मशीन के स्पीड को कम कर देगा, डाउन कर देगा, समझे। मशीन के स्पीड को डाउन जब कर देगा तो क्वालिटी क्या रहेगा, क्वालिटी सेम रहेगा। हाँ, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और जब टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ये बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ये होता है गो स्लो में, गो फास्ट आइए। स्पीड क्या करेगा, मशीन के स्पीड को बढ़ा देगा। अगर मशीन के स्पीड को बढ़ा देगा तो स्टैंडर्ड स्पीड होता है। अगर स्टैंडर्ड स्पीड को आप मेंटेन करते हैं तो क्वालिटी अपर लेवल पर रहेगा, समझे। और जैसे स्पीड को बढ़ा देते हैं तो क्वालिटी डाउन हो जाएगा। तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी टू डिक्लाइन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगा डाउन हो जाने का। प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो आप बजट बनाए हैं, जो आप प्लानिंग किए हैं 6 महीना का, वो प्लानिंग कितना में ख़त्म हो जाएगा, 5 महीना में। अब एक्सेस जो प्रोडक्शन होगा तो एक्सेस प्रोडक्ट को बेचने के तो क्वालिटी ख़राब है, मार्केट में सप्लाई कीजिएगा, रिपुटेशन ख़राब हो जाएगा। अगर मानिए क्वालिटी ख़राब नहीं हुआ तो उतना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको पहले भेजने की व्यवस्था होगा, उतना मार्केटिंग चैनल को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा कि उतना प्रोडक्ट को रखने के लिए गोदाम चाहिए। 6 महीना का सामान जो है रॉ मटेरियल 5 महीना में यूज होगा, तो 1 महीना का रॉ मटेरियल एडिशनल मंगाइए, अलग से बजटिंग कीजिए। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। हो गया गो फास्ट। डेमोन्स्ट्रेशन तो जानते हैं, प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये सब किया जाता है। पिकेटिंग, धरना में क्या होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये मानिए चैम्बर है, मैनेजर का चैम्बर है। ऑर्गेनाइजेशन के गेट पर गाड़ी बिठा के बैठ जाएगा, या मैनेजर के चैम्बर के गेट पर गाड़ी बिठा के बैठ जाएगा। यहाँ भी कम्युनिकेशन क्या करता है, ब्लॉक करता है। ना प्रोडक्ट बाहर जाएगा, ना रॉ मटेरियल अंदर आएगा, ना कोई डॉक्यूमेंट्स बाहर जाएगा, कोई फाइल ना अंदर जाएगा, ना कोई फाइल बाहर आएगा। सारा मैनेजमेंट जो है ठप, सारा हमारा सेल परचेज सब बंद। ये हो गया कैटिंग। अगला है इनकम्प्लीट प्रोडक्ट। इनकम्प्लीट प्रोडक्ट में क्या होता है कि वो फाइनल से प्रोडक्ट का नहीं देगा, प्रोडक्ट को इनकम्प्लीट रख देगा। जैसे मानिए कि सबसे ज़्यादा जापान में यूज होता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि प्रोडक्शन भी कम नहीं करता, प्रोडक्शन भी कम नहीं करेगा, समझे। रॉ मटेरियल का भी यूज करेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल जाएगा, लेकिन आप प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो इनकम्प्लीट है, समझे। जैसे 1 लाख पेयर सैंडल है, शू है, 1 लाख पेयर बराबर कितने पीस, 2 लाख पीस। इसमें 2 होता है, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। राइट और प्लस लेफ्ट ये पेयर बनाया जाता है सैंडल का या शू का। वो क्या करेगा कि 1 लाख पेयर नहीं बनाएगा, 2 लाख पीस बनाएगा, केवल राइट का या केवल लेफ्ट का, समझे। काम किया, काम एक बूंद कम नहीं किया। 1 लाख पेयर अगर प्रोडक्शन टारगेट है तो वह 1 लाख पेयर के जगह पर 2 लाख पीस बनाया, लेकिन टोटल राइट पैर का बना दिया या टोटल लेफ्ट का पैर का बना दिया। तो यूनिट प्रोडक्शन तो हुआ, तो गवर्नमेंट टैक्स लगी नहीं, और रॉ मटेरियल यूज हो गया, काम तो कम नहीं किया, काम तो कम नहीं किया, लेकिन बिकेगा नहीं, बिकेगा उसी को जो 1 पैर वाला हो,
जिसको केवल दाहिना पैर हो बायां पैर नहीं हो वही खरीद पाएगा। ठीक है, एक दिन नहीं माने बात फिर से बनाया, दूसरा दिन भी बना दिया, लीजिए। तीसरा दिन नहीं माने उस दिन भी बना दिया, लीजिए। सब बेटे को बनाते गया। अब बात मान लिए, तो बात मान लिए तब क्या करेगा, लेफ्ट का बनाते जाएगा, कहेगा कि पैर लगा के लीजिए। इस तरह से इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है। ये जो चेचिस बना रहे हैं, तो चेचिस बना रहे हैं तो चेचिस में सबसे बाद में लाइट लगाता है, हेडलाइट। पूरा चेचिस बना देगा। टेस्टिंग भी हो सकता है बिना हेडलाइट का, हेडलाइट छोड़ देगा। हेडलाइट मैनेजर तो लगा के नहीं ना भेजेगा, सप्लाई करेगा, बिना हेडलाइट का सप्लाई होगा नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसा उसको इनकम्प्लीट रखेगा जिसको थोड़ा समय में हम कंप्लीट कर देंगे। ये नहीं कि हेडलाइट नहीं लगाया तो बैठा है, दूसरा काम करेगा उतना टाइम में, समझे। तो वो राष्ट्रीय डेवलपमेंट को भी बाधित नहीं होने देता, इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर को भी घाटा नहीं होने देता, समझे, लेकिन इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर को रुला देता है, समझे। तो ये जापानी टेक्निक है, जापान में ज़्यादा इसी तरह करता है। इनकम्प्लीट प्रोडक्ट लीजिए, बेचिए नहीं कीजिए, सारा चीज़ करेंगे, टैक्स भी आपसे दिलवा देंगे, समझे। इसलिए चेचिस में अगर हेडलाइट नहीं है तो उसका टैक्स नहीं रुकेगा, टैक्स तो आपको देना ही होगा। चेचिस कंप्लीट है, केवल हेडलाइट नहीं तो हेडलाइट तो रोडों पर लगा देगा मिस्त्री, लेकिन यहाँ से तो हम बेच नहीं सकते हैं ना जब तक हेडलाइट नहीं हो। तो इस तरह से वो टेक्निक अपनाता है जिससे कि आपका इनकम्प्लीट प्रोडक्ट रख देगा, और वो प्रोडक्ट को जब तक नहीं बेचेगा, मैंने ऐसी करेगा, तब तक ये आप नहीं होगा, समझे। तो ये आपको ये इंडस्ट्रियल एक्शन होता है। अब यहाँ देखिएगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के दो एस्पेक्ट हो गए। एक हो गया इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, समझे। और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन जो है उसको पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं, इतना हम लोग जान गए। अब है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को पॉजिटिव इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को या पीस को पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों कहते हैं। इसका मतलब है कि इसे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, और यही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं वो ऑल आर इंडिकेटर्स ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑल्सो। ये जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल पीस का, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कहा जाता है इंडिकेटर ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस या इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। समझे, इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन का इंडिकेटर भी कहा जाता है। जो भी उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको इंडिकेटर भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का कहा जाता है। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन का इंडिकेटर भी कहा जाता है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब अगर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रहा तो उसका क्या फ़ायदा होगा, ये हमको यहाँ देखना है। वही ना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि क्या फ़ायदा होगा अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉपरेशन रहा तो उसका क्या फ़ायदा होगा, इसको हम लोग पहले देख लेंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। In presence of industrial cooperation, there will be industrial peace, which is necessary for industrial development. यानी क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस होगा। इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगा। दूसरा, जब इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगा तो फंक्शन स्मूथ होगा कि डिस्टर्ब होगा, स्मूथ फंक्शन होगा। तो हमारा एक प्लानिंग होता है टारगेट अचीव करने का, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट फिक्स करता है कि ना हमारा प्रोडक्शन टारगेट होगा। तो वह ऑर्गेनाइजेशन अगर शांति रहेगी तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करेगा कि नहीं करेगा, इजीली कर लेगा। तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट,
ऑर्गेनाइजेशन टारगेट अचीव करेगा, और जब ऑर्गेनाइजेशन टारगेट अचीव करेगा तो उस समय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे क्या होगा, मिनिमम लेवल पर कि मैक्सिमम लेवल पर, मिनिमम लेवल पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, समझे, यानी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ क्या होगा, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, मिनिमाइज होगा, समझे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज होगा, एकदम लो लेवल पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, समझे, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, समझे, सबसे न्यूनतम स्तर पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा। अब है क्वालिटी का क्या रहेगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अपर लेवल पर रहेगा ना, नहीं समझे, प्रेस्क्राइब्ड लेवल, नहीं, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा वो जो प्रस्तावित स्तर है उस पर मेंटेन रहेगा। नहीं, रॉ मटेरियल का मिसयूज क्या होगा, होगा ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, रॉ मटेरियल मिसयूज नहीं होगा, नहीं, यानी नो मिसयूज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मिसयूज नहीं होगा, मिस हैंडलिंग ऑफ मशीन होगा कि नहीं होगा, मशीन का मिस हैंडलिंग नहीं होगा, तो मशीन का मिस हैंडलिंग नहीं होगा तो मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, समझे, हर इंडस्ट्री में मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, तो जब मशीन का मिस हैंडल नहीं होगा तो मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, बच जाएगा, समझे, वो जितना लाख करोड़ में आप बजट बनाए हैं उतना एक्सपेंस नहीं होगा, यानी तो नो मिस हैंडलिंग ऑफ मशीन, मिस हैंडलिंग ऑफ मशीन नहीं होगा, नहीं। अब आइए, जैसे मशीन को मिस हैंडल कर दी, मशीन खराब हो गई, तो मशीन अगर खराब हो गई, एक दिन भी खराब रही, तो एक दिन उस पर तो आदमी काम नहीं किया, नहीं तो अगर एक आदमी एक दिन काम नहीं करे तो उसको कहते हैं 1 मैन डे लॉस, मैन डे लॉस। अगर 10 आदमी एक दिन काम नहीं करे तो 10 मैन डे लॉस। अगर 20 आदमी 2 दिन तक काम नहीं करे 40 मैन डे लॉस हो जाएगा, समझे। तो यहाँ मैन डे लॉस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं समझे। नो पॉसिबिलिटी ऑफ ठीक है, मैन डे लॉस की संभावना रहेगी, नहीं रहेगी, मैन डे लॉस नहीं होगा। तो हम मैन डे लॉस किसको कहते हैं, एक आदमी एक दिन काम नहीं किया 1 मैन डे लॉस। अगर 5 आदमी 2 दिन काम नहीं किया तो 10 मैन डे लॉस, इससे निकालेंगे, समझे। तो मैन डे लॉस वहाँ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्शन, जैसे वो देखे थे स्ट्राइक, घेराव, धरना, प्रदर्शन, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। नो इंडस्ट्रियल एक्शन। अब देखिए 2 तरह से मैन डे लॉस बचेगा, एक मिस हैंडलिंग ऑफ मशीन से मैन डे लॉस नहीं होगा, और दूसरा इंडस्ट्रियल एक्शन नहीं होगा तो मैन डे लॉस नहीं होगा। जैसे अगर 2000 वर्कर है और 1000 वर्कर हड़ताल किया, 2 दिन रहा, नहीं समझे,
या 3 दिन रहा तो 1000 वर्कर 3 दिन तक स्ट्राइक पर रहा तो 3000 मैन डे लॉस हो गया, नहीं समझे? तो ये नहीं होगा, तो ये हमारा फायदा होगा। ठीक, अगला फायदा जो है कि एब्सेंटिज्म, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी कहते हैं एब्सेंटिज्म को। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वायरमेंट है, वर्क इन्वायरमेंट जो है वो क्या होगा, सौहार्दपूर्ण रहेगा, हार्मोनी रहेगी, नहीं एमिकेबल रहेगा। तो जब एमिकेबल रिलेशन माने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ लोग एब्सेंट होना चाहेगा कि उसके प्रति बहुत समर्पित हो जाता है। एब्सेंटीज़म में रेट क्या होगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा, समझे? तो मिनिमम एब्सेंटीज्म रेट उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर आदमी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? नहीं चाहेगा, समझे? तो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग गया, अब नया अगर लाते हैं तो उसको फिर से ट्रेनिंग दीजिएगा, और उतना परफेक्ट होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है, समझे? और ट्रेनिंग दे करके उसको परफेक्ट बना रहे हैं, अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो सारा बेकार। एगो टेस्टेड आदमी हमारे पास है, ऑलरेडी ट्रेंड आदमी है, समझे? उसकी आउटपुट अच्छी होगी, समझे? तो इस तरह से अगर टर्नओवर रेट नॉर्मल हो, जैसे रिटायर करे तो हटे, या अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, एक्सीडेंट में वो डेथ कर जाए या डिजेबल्ड हो जाए तब हट जाए तो कोई बात नहीं है। ऐसे वो रिजाइनेशन का रेट जो है ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, समझे? रिटायरमेंट उतना डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए कि रिटायरमेंट हम जानते हैं कब रिटायर होगा, समझे? तो उसको प्राइवेट सेक्टर उसको एक्सटेंशन दे देता है, दूसरा बहाल करके ट्रेंड करके रखता है, उसको एक्सटेंशन पर चलाता है और उसको डिप्यूट करता है, समझे? तो यहाँ लेबर टर्नओवर रेट, जिसको आजकल एट्रिशन रेट भी कहा जाता है, तो ये मिनिमम क्या रहेगा, मिनिमम लेबर टर्नओवर या एट्रिशन रेट। लेबर टर्नओवर या एट्रिशन रेट क्या रहेगा, बहुत मिनिमम रहेगा। उसके बाद क्या फायदा है, अगला क्या फायदा है कि जो एम्प्लॉई हैं उनमें लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। और जब जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा तो वो जॉब के प्रति क्या होता है, डेडिकेटेड होता है, समझे? जॉब के प्रति डेडिकेटेड होता है। तो मोरल, दूसरा मोरल, जैसे आप देखिएगा बोकारो स्टील प्लांट का, उसके एम्प्लॉय का मोरल क्या रहता है, बहुत हाई रहता है। टाटा स्टील, टाटा मोटर के एम्प्लॉय का मोरल बहुत हाई रहता है, सीधा कहता है टाटा का एम्प्लॉय है। टाटा में चपरासियों है, 3rd ग्रेड भी है, तब वो कहता है टाटा का एम्प्लॉय है, बड़ा शान से कहता है, नहीं? तो उसी तरह वो क्या है, मोरल है, मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, समझे? ये बिहार पुलिस का मोरल, हमारा डिफेंस का सिपाही का मोरल, डिफेंस में भी तो सिपाही रहते हैं ना, तो उसके सिपाही का मोरल और बिहार पुलिस के मोरल, दोनों में क्या आ जाता है, बहुत अंतर आ जाता है, समझे? तो जो मोरल हाई कर दीजिएगा तो डू और डाई के पोजीशन में भी आ सकता है। तो जब तक आपको जॉब सेटिस्फेक्शन या मोरल हाई नहीं रहे तब तक वो कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में खतरनाक कार्य को नहीं कर सकता, समझे? तो यहाँ का होगा कि हायर मोरल और जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा। समझे? मोरल और जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होगा, हायर होगा। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ये सब ऑल आर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, समझे? ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है।